Good morning, dear students. Today I am going to explain you fourth chapter of geography, power, resources. We need energy or power to run machines, light our home, and use different means of transport. The resources which are used to generate this power or energy are known as power resources. Some example of power resources are coal, petroleum, and natural gas. See, we need energy or power for everything, to run machine, to light our homes, एंड ऑल्सो यूज़ द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर हम कोई भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी या पावर चाहिए, है ना. तो ये रिसोर्स जो पावर जनरेट करते हैं या एनर्जी जनरेट करते हैं उसको कहते हैं पावर रिसोर्सेस. पावर रिसोर्सेस के कुछ एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. देखिए, वी ऑल नो दैट मशीन आइदर रन थ्रू पेट्रोलियम और थ्रू electricity. This is also one type of energy. Power resources can be categorized into conventional power resources and non-conventional power resources. Conventional power resource, the power resource that have been in use for long period of time are called conventional power resources. Conventional source of this power have limited reserves and are thus exhaustible. Coal, petroleum, natural gas, firewood, and hydropower are some example of conventional power resources. भी कन्वेंशनल रिसोर्स जो है वो क्या है, वो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं और वो एग्जॉस्ट होते हैं. मतलब क्या, टाइम आएगा जब हमारे पास उसका पूरा स्टॉक फिनिश हो जाएगा और वो हमारे पास शायद नहीं होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिबल. ठीक है. तो कन्वेंशनल पावर रिसोर्स के एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ये सारी चीज़ क्या है, नेचुरल है, हम उसे बना नहीं सकते. हाँ, इंसान उसे ढूंढ सकता है, खोज सकता है कि कोल की माइन कहाँ है, कोल कहाँ है, ज़मीन से उसे निकाले. पर इट इज़ नेचुरल थिंग. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, जितने भी रिजर्व से उतने ह्यूमन बींग ने यूज़ कर लिए होंगे. ठीक है. सो द रिसोर्स विच आर exhaustible in nature and are limited in reserves are called conventional power resources. सो हम डिटेल में हर एक कन्वेंशनल पावर रिसोर्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कोल. कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ डिकेड प्लांट्स which get buried under the sediments thousands of years ago. It is also known as fossil fuel. वे कोल कैसे मिलता है, ज़मीन के नीचे से. वो ज़मीन के नीचे उसका प्रोसेस कैसा होता है कि जब कोई प्लांट है वो डेड हो गया, डिके हो गया, और वो सालों तक सेडिमेंट ज़मीन की गहराई में ऐसे के ऐसे ही दबा रहेगा हज़ारों साल तक, तब वो अपना फॉर्म लेता है, जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं. फॉसिल फ्यूल यानी एनर्जी रिसोर्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ऐसी फॉसिल फ्यूल यानी वो एनर्जी जो कैसे बनती है, ज़मीन के नीचे जब कोई डेड प्लांट और एनिमल हज़ारों साल दबे रहते हैं तब वो फॉसिल फ्यूल में जनरेट हो जाती है. तो कोल एक फॉसिल फ्यूल का ही एग्जाम्पल है. It is the most abundantly found fossil fuel. It is used to run machines, steam engine and ship. It is also used to generate electricity. अभी ये एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है कोल की जो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू अनदर फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. तो ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, मशीन चलाने में, स्टीम इंजन्स को रन करने में, शिप्स रन करने में. इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी कोल से जनरेट की जा सकती है. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग कोल is known as thermal electricity or thermal power.
ये इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट होती है, जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर से जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट होती है उसे कहा जाता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर। वैसे ही वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। There are four varieties of coal: pet, lignite, bituminous and anthracite. ये सारे कोल के टाइप्स है, वेराइटीज़ है। आउट ऑफ दिस द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल is anthracite, while the most widely available is bituminous. जो सबसे अच्छी क्वालिटी कोल की मानी जाती है वो है एंथ्रेकाइट की, और जो सभी जगह पर अवेलेबल है, जो टाइप का कोल जो सभी जगह पर अवेलेबल है उसको कहते हैं बिट्यूमिनस। लिग्नाइट एंड पीट आर इंफीरियर वेराइटी ऑफ कोल। अभी लिग्नाइट और पीट ये क्या है, लो क्वालिटी का कोल है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ ले तो वो उसकी क्वालिटी से डिफ़र करती है ना, तो ये कोल भी अपनी क्वालिटी के हिसाब से डिफ़र करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कैटेगराइज इनटू 4। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल आर चाइना, द यूएसए, रशिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके एंड कनाडा। सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाली ये सारी कंट्रीज़ है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में ये आप मैप से देख पाओगे कि कौन कौन सी जगह पर कोल और पेट्रोलियम हमें मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पर उसकी माइंस है। इन इंडिया कोल इज़ फाउंड इन दामोदर रिवर वैली। द मेन कोल माइनिंग एरियाज आर जारिया, धनबाद, गिरीद, बोकारो एंड रानीगंज। ये कुछ जगह हैं जहाँ कोल की माइनिंग्स इंडिया में सिचुएटेड है। इस मैप में सारी जगह है जहाँ पर इंडिया की कोल माइंस है वो इस मैप में दिखाई गई है। अभी सेकंड फॉसिल फ्यूल हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल which is trapped in the layer of sediment rocks in the form of black liquid. अभी पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसिल फ्यूल ही है, मतलब वो कैसे बनता है, डेड प्लांट और एनिमल्स जो ज़मीन के नीचे हज़ारों साल तक पड़े रहते हैं तब ये फॉसिल फ्यूल जनरेट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, सेडिमेंट रॉक के नीचे, और जब वो मिलता है तब वो एक ब्लैक लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसीलिए उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट इज़ यूजफुल टू रन ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स। इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स फाउंड इन दी कोस्टल एंड ऑफशोर रीजन। वो कहाँ से मिलता है, ऑयल फील्ड्स जो कोस्टल रीजन में है या ऑफशोर रीजन में। ऑफशोर रीजन यानी समुद्र के पास जो नहीं रीजन होती है वो होती है ऑफशोर रीजन, और कोस्टल रीजन यानी जो समुद्र के पास जो रीजन होती है वो। आफ्टर एक्सट्रैक्शन इट इज टेकन टू रिफाइनरीज refined to produce a large number of products like petrol, diesel, kerosene and lubricants. एक बार जब ये ब्लैक लिक्विड जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है वो निकलता है तो वो रिफाइन करने के लिए इस ब्लैक गोल्ड को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज में भेजा जाता है, ठीक है, जहाँ उसको प्योरीफाई किया जाता है, और फिर उसी में से डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स यानी क्या, ऑयल्स जो हम देखते हैं ना बाइक्स में वगैरह में डाले जाते हैं, इवन इन मशीनरीज़ को रन करने के लिए ये लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑयल। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ऑयल रिफाइनरी का पिक्चर दिखाया गया है।
The main petroleum producing countries are Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Iran, UAE, कतर एंड बहरीन। ये सारी कंट्रीज़ जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, मेजर ऑयल पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। ठीक है। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन यूएसए, रशिया, चाइना, वेनेजुला, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। ये तो सारी हमने पहले देखी, वो सारी मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसके बाद ये सारी कंट्रीज़ भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, पर सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया और वो सारे कंट्रीज़ का नाम पहले आता है क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल को प्रोड्यूस करती है, रिफाइन करती है। इन इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट बॉम्बे, हाई इन मुंबई, डिगबोई इन आसाम and in deltas of Krishna and गोदावरी रिवर्स। इंडिया में ये 3 जगह पर ऑयल रिफाइनरीज है, मुंबई, आसाम और डेल्टास ऑफ कृष्णा और गोदावरी रिवर। अभी हम देखेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मीथेन। The reserves of natural gas are found deep inside the earth near petroleum deposits। नेचुरल गैस क्या है? ये एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का जिसमें मीथेन ज़्यादा अमाउंट में होता है। और ये ऐसे नेचुरल गैसेस भी हमें बहुत ही ज़मीन के गहराई में मिलते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होती है। ठीक है। उसके आसपास ही हमें ऐसे नेचुरल गैस मिलते हैं। इट इज़ रिलीज व्हेन पेट्रोलियम इज़ ब्रॉट टू दी सरफेस। जब भी इस पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाला जाता है तो ये गैस रिलीज़ होता है, इसीलिए ये पेट्रोलियम माइन के आसपास ही हमें नेचुरल गैस दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉट यूज्ड इन इट्स प्योर फॉर्म एंड इट्स कन्वर्टेड टू ए क्लीनर फ्यूल फॉर कंजम्पशन। अभी ये नेचुरल गैस जैसे ज़मीन के नीचे से पाए जाते हैं वैसे ही वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, पर उसको क्लीनर फ्यूल मतलब उसको क्लीन किया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल, सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। भी ये नेचुरल गैस जो प्योरीफाई होता है फिर वो सीएनजी और एलपीजी में कन्वर्ट होता है। सीएनजी जो है वो ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब हम देखते हैं ना अभी सीएनजी रिक्शाज होती है, व्हीकल्स होते हैं। और डोमेस्टिक फ्यूल यानी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घर की गैस चलाने में यूज़ होता है। और इसके साथ साथ ही नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस यहाँ पे जो मैप दिया है ये हमें दिखा रहे हैं कि थ्रू आउट वर्ल्ड कहाँ कहाँ हमें ये फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, कोल, मिनरल ऑयल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस। ये पिक्चर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिसोर्सेज इन दी वर्ल्ड दिखाता है कि पूरी दुनिया में पावर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। The major producer of natural gas are Netherlands, Norway, Russia and UK. In India, Tripura, Assam, Gujarat, Krishna Godavari Delta, Jaisalmer and some areas offshore of Mumbai have natural gas reserves. इंडिया में ये सारी जगह पर हमें नेचुरल गैस रिजर्व्स मिलते हैं। गुजरात भी उसमें से एक है। Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the important conventional source of power. The reserves of these fossil fuels are limited. The rate at which they are being used is far greater than rate of their formation.
If their usage is not controlled, they will soon be exhausted. ये सारे फॉसिल फ्यूल जो हमने पढ़े, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर है। मतलब क्या? इसे कोई ह्यूमन बीइंग खुद बना सकता नहीं है। ठीक है, हज़ारों साल वेट करना पड़ता है तब ये फॉसिल फ्यूल ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। अभी ये फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करने का जो रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हमारा इस्तेमाल करने की जो रेट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी बनने की रेट उतनी नहीं है, तो हमने ये फॉसिल फ्यूल के यूसेज को कंट्रोल नहीं किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारे फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, यानी फिनिश हो चुके होंगे। Firewood. In India, firewood is a main source of energy for the villager. More than 50% of energy is derived from firewood. It is widely used for cooking and heating. अभी इंडिया में फायरवुड भी एक मेन सोर्स है एनर्जी का, मतलब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर विलेजर्स। ठीक है, उन लोग अगर आप देखोगे तो बारिश में पानी गर्म करने तो दे हैव गैस। उन लोग अगर बारिश में पानी गर्म करना है तो ये क्या करेंगे? उन लोग फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ों को जलाते हैं। तो वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर पावर. Water power is the power that is derived from the motion of water. It is known as tidal power. The water stored in dams is made to fall from height over a turbine placed at the bottom of the dam. This causes the blade of the turbine to move and run the generator to produce electricity known as hydroelectricity. वाटर जो है वो भी एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से बनती है उसको हाइडल पावर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहा जाता है। ये कैसे वर्कआउट होता है? जो पानी डैम में स्टोर होता है वो बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है। ठीक है, जब वो नीचे गिरता है तो उसके नीचे टर्बाइंस होती है। ठीक है, डैम्स के नीचे जो टर्बाइंस मूव होती है, ये टर्बाइंस मूव होने की वजह से वो जनरेटर मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। 1/4 of the world electricity is produced by hydel power. पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें से 1/4 जो है वो ये हाइडल पावर से, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। नॉर्वे, ब्राज़ील, Paraguay and China are major hydel power producing countries in the world. ये सारे देश वो क्या है? मेजर हाइडल पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा उन लोग इलेक्ट्रिसिटी पानी से जनरेट करते हैं। मतलब ये सारे देश जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन इंडिया द मेजर हाइडल पावर स्टेशन आर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल, नागार्जुन सागर एंड गांधी सागर। इंडिया में हाइडल पावर जहाँ जहाँ है वो सारे जगह के नाम अभी मैंने पढ़े। यहाँ पर पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो आई हैव taught you about conventional power resources in this video. ओके, इस वीडियो में मैंने आपको कन्वेंशनल पावर रिसोर्स के बारे में बताया, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड और वाटर पावर के बारे में मैंने आपको समझाया। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बिगिन द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अनकन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस।
So your homework is to read this chapter till I have taught you, so that you can understand it better. Okay बच्चों, take care, bye bye.